चलिए ना स्टार्ट करें कुछ। कल कुछ क्वेश्चन दिए थे तुम्हें करने के लिए, कोई नहीं दिया था। आएगा अभी आए आज लिखते हुए इंग्लिश आ रहे थे। मैं सोचूं मैं इंग्लिश चैनल में कैसे करते हो आगे, तो अच्छी बात। अच्छा एक जरूरी सूचना, कल का जो टेस्ट होगा आपका उसमें सिर्फ एनर्जी का लगा है, इस सेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले मैं पूरा चैप्टर दे रहा था, मैं पूरा चैप्टर नहीं दूंगा क्योंकि आज सेल हो तो जाएगा कंप्लीट, लेकिन फिर आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसमें एनर्जी तक दे रहा हूँ, बस एनर्जी तक के कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, सेल के कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा। सेल के जो क्वेश्चन मैं दिए नहीं वो हटा दूंगा। चलिए एक बार जरा मुझे बताओगे लास्ट टॉपिक क्या था, कौन सा क्वेश्चन था अभी? अच्छा एक मिनट चेक करना, मैंने कल तुम्हें कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन करवाया, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट करके नहीं कराया ना? देखो जवाब नहीं आता। देखो प्लॉट अ ग्राफ showing the variation, plot a graph showing the variation of terminal potential difference of a cell, terminal potential difference of a cell with current, बताइए किस किस का ग्राफ आपको बताना है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का। चलिए पहले तो मेरे को कोई फॉर्मूला बताइए जिसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों के दोनों आते हैं। पहले तो मेरे को फॉर्मूला बताइए। V इक्वल टू V E माइनस आई आर, ये फॉर्मूला होता है V बराबर E माइनस आई आर, ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस c होती है। y एक्सिस में कौन हो गया? V, और x एक्सिस में कौन हो गया? करंट हो गया। तो चलिए वही करना है, पहले y एक्सिस में आप बनाइए v और x एक्सिस में बनाइए i। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा अब मुझे इतना बता दो, स्ट्रेट लाइन ऊपर जाता हुआ बनेगा कि नीचे जाता हुआ बनेगा? नीचे क्यों बेटे? एग्जैक्ट, ये पीछे का माइनस साइन है ना, स्लोप नेगेटिव है, तो ये ग्राफ बनेगा नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप मतलब m बराबर है माइनस आर के, और c का मतलब है y इंटरसेप्ट, तो ये y इंटरसेप्ट किसके बराबर है? e के, em है। चलिए बनाइए, पहले डायग्राम बना लो, फिर एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। पहले बना लो आराम से डायग्राम। बेटा इंटरसेप्ट होता है जो जहां पे y एक्सिस काटती है उसे इंटरसेप्ट बोलते हैं। ऐसे जहां x को काटेगा उसे x इंटरसेप्ट बोलते हैं। मतलब जहां पे ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा वो y इंटरसेप्ट, जहां x को कट करेगा वो x इंटरसेप्ट। चलिए अच्छा अब इस ग्राफ में चीज ध्यान रखना। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं, सुनो, जब उन्हें बोला जाता है कि आप ग्राफ बनाओ किसका? V और I का, तो वो समझ लेते हैं कि भाई हमें ओम्स लॉ का ग्राफ बनाना है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I।
तो वो कौन सा ग्राफ बना के आ जाते हैं, ये वाला। तो इस बात का ध्यान रखना, V और I का ग्राफ अगर सेल के लिए बोलेगा तो सेल का ग्राफ ऐसा होगा, और अगर उसी V और I का ग्राफ कंडक्टर के लिए बोलोगे तो ऐसा होगा। तो ध्यान रखिए, दोनों ग्राफ V और I के हैं, दोनों ही ग्राफ, ये भी VI का है, ये भी VI का है, लेकिन ये VI ग्राफ किसका है, सेल का, और वो VI ग्राफ किसका है, कंडक्टर का। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है नी। चलो डालिए हेडिंग नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग लीजिए, relation between internal resistance of cell and external resistance of cell and external resistance of cell and external resistance। हाँ जी, तो आपको क्या करना है, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस और सेल के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। तो ऊपर गौर कीजिए जरा, तो मान लीजिए ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R, जिसके साथ हमने एक बैटरी लगा रखी है, एक सेल लगा रखा है जिसका EMF है E, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। अरे हाँ या ना मुन्ना, अब कैसे करेंगे का ध्यान दीजिए। सबसे पहले करंट इन सर्किट इज, अब इस पूरी सर्किट में देखिए करंट क्या होगा, करंट का फॉर्मूला होता है EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो EMF हो गया कैपिटल E, जबकि रेजिस्टेंस कितना हो गया सर्किट का, जल्दी बताओ, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, है ना। इसे मानेगा इक्वेशन 1। ऑल्सो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस कैपिटल R इज, इस कैपिटल R में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, देखो V बराबर IR, सही लिख रहा हूं बेटा। तो यहां से देखो I की वैल्यू आएगी, बताओ कितनी, I बराबर कितना, V by R, इक्वेशन नंबर सेकंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करोगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, जल्दी बोलो, E अपॉन R प्लस R। सेकंड इक्वेशन हो गई क्या, V by R। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये रेजिस्टेंस वाली टर्म को तो ऊपर ले जाओ और वोल्टेज वाली टर्म को नीचे ले आओ। तो ये बनेगा तुम्हारा E अपॉन V, कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R। E by V is equal to R by R plus R by R। R से R कट गया, E by V is equal to 1 plus R by R। तो R by R is equal to कितना बना, जल्दी बोलो, E by V minus 1। तो स्मॉल r यहाँ लिख रहा हूँ, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E by V minus 1। चलिए नोट कीजिए इसको। ये रिलेशन है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में। अब इसके लिए हम दो ग्राफ बनाएंगे, उसका क्वेश्चन करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और फिर करेंगे कुछ न्यूमेरिकल। इसका न्यूमेरिकल का पेज मिला तुम्हें, इसका सेल का मिला नहीं, चलो कोई अपनी तरफ से करा दो न्यूमेरिकल। और कल आपका टेस्ट है, ध्यान रखिएगा, कल आपका टेस्ट है।
कितना हो गया? अरे लिख लिया। चलो अब दो ग्राफ बनाते हैं पहले इसमें। स्टार्ट ऑन लिखिए, स्टार्ट ऑन लिखिए। पहले लिखिए ग्राफ बिटवीन कैपिटल आई एंड कैपिटल आर। पहला स्टार पॉइंट है ग्राफ बिटवीन कैपिटल आई एंड कैपिटल आर फॉर अ सेल। किसी सेल के लिए कैपिटल आई और कैपिटल आर का ग्राफ। अब कैसे बनाएंगे इधर देखिए। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने ये डेरिवेशन शुरू किया था, देखो हमने करंट का फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था? I इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर। तो बताइए यहाँ पे करंट क्या है? कैपिटल आर की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली का ग्राफ हमेशा कैसे बनता है? कैसे बनता है? डिक्रीजिंग कर्व। लेकिन एक चीज, यहां जो डिक्रीजिंग कर्व बनेगा ना, वो यहां से टच करता हुआ बनेगा, इस पॉइंट से टच करता हुआ बनेगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर कितना है? 0। अगर आप फॉर्मूला में कैपिटल आर को 0 रखो तो आई कितना आएगा? E अपॉन आर। क्या E अपॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट है? क्या ये जो E अपॉन आर आया, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि इंटरनल रेशन 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए ग्राफ इंफिनिटी से शुरू नहीं होगा, नीचे से शुरू होगा। कुछ भी वैल्यू होगी, 5, 10, 20, 15, 25, 12, 12.5 कुछ भी हो सकती है। तो जो भी वैल्यू होगी वहां से ग्राफ शुरू होगा और फिर लगातार डिक्रीज करता जाएगा। नहीं, नीचे टच नहीं होगा। अब तक नीचे टच ही नहीं होगा। नीचे तब टच होगा जब करंट कितना हो जाएगा? 0। और बाबू करंट 0 तब होगा जब रेजिस्टेंस कितना होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं, समझा ना? 0 रेजिस्टेंस होता है ना इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। हर बॉडी का रेजिस्टेंस दोनों के बीच में लगेगा। ग्राफ बनाओ फटाफट। ये ग्राफ भी बोर्ड में आ रखा है, हालांकि काफी पहले आया था, 2018-19 में आया था, काफी पहले आया था ये। उसके बाद से अब तक आया नहीं है ग्राफ। हो गया? हो गया। नेक्स्ट आप पॉइंट लिखिए ग्राफ बिटवीन। नेक्स्ट आप पॉइंट है ग्राफ बिटवीन कैपिटल B एंड कैपिटल R। कैपिटल B एंड कैपिटल R फॉर अ सेल। कैपिटल B एंड कैपिटल R फॉर अ सेल। तो किसी सेल के लिए कैपिटल B कैपिटल R का ग्राफ। तो देखो बेटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था, छोटा r इक्वल टू कैपिटल R E बाई B माइनस 1 लिखा था फॉर्मूला। क्या इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। और क्या मैं इस फॉर्मूले को E बाई B इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई R लिख सकता हूं? ठीक है। तो यहां से V का फॉर्मूला मेरा हो जाएगा E अपॉन 1 प्लस R बाई कैपिटल R।
अब देखिए यहां से V का और कैपिटल R का ग्राफ कैसे बनेगा, कैपिटल V और कैपिटल R का ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से। मतलब जैसे जैसे आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू किसके करीब पहुंच जाएगी, किसके करीब पहुंच जाएगी, ईएमएफ के करीब पहुंच जाएगी। चलिए बना लीजिए, ये ग्राफ भी कई बार आ रखा है बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए आप क्वेश्चन लिखेंगे इसके बाद। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा, बोलूं, देखिए differentiate between EMF and terminal potential difference. Differentiate between EMF and terminal potential difference of cell. Differentiate between EMF and terminal potential difference of cell. तो बीच में कॉलम बनाइए, एक साइड पे लिखिए EMF और दूसरी साइड पे लिखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक साइड पे लिखिए EMF और दूसरी साइड पे लिखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा, चलिए अच्छा EMF क्या होता है, देखो पहले डेफिनेशन। EMF असल में पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में, लेकिन कब, जब करंट फ्लो नहीं करता या जब सेल होता है ओपन सर्किट में। जबकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, वो भी टर्मिनल्स के बीच में नापा जाता है, लेकिन कब नापा जाता है, जब करंट फ्लो करता है और सेल क्लोज सर्किट में होता है। बात समझ में आ गई? तो लिखिए आप इसको जरा, EMF लिखो पहले, it is the potential difference between two terminals of cell when cell is in open circuit. When cell is in open circuit. दूसरे क्या लिखोगे, पूरी डेफिनेशन कॉपी कर दो पर ओपन सर्किट की जगह क्लोज सर्किट कर दो। पूरी डेफिनेशन कॉपी कर दीजिए और ओपन सर्किट की जगह क्लोज सर्किट कर दीजिए। देखिए अपना, देखिए चलिए दूसरी चीज, EMF जो है वो कभी भी सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी सेल का जो EMF है कभी भी सर्किट पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप उसे कौन से सर्किट में लगा दो। जैसे एक सेल है, एक सेल के ऊपर अगर 1.5 वोल्ट लिखा है, उसका EMF अगर 1.5 वोल्ट है, तो चाहे उस सेल को आप अपने रिमोट में लगाओ, चाहे उस सेल को आप अपनी कार में लगाओ, उसका EMF हमेशा सेम है। लेकिन जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी सर्किट के रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। तो EMF सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, पर TPD सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। दूसरा डिफरेंस आप लिखिए, EMF में लिखो डू नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, डू नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, डू नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट।
और उसमें क्या लिखोगे, डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अच्छा, ईएमएफ जो है वो कॉज है, मतलब जो कुछ भी सेल में हो रहा है, जो कुछ भी सेल में हो रहा है बैटरी को लगाने पे, चाहे इसमें करंट फ्लो हो रहा है, चाहे इसमें करंट फ्लो हो रहा है, चाहे इसमें हीट पैदा हो रही है, चाहे इसमें वोल्टेज पैदा हो रही है, ये सब ईएमएफ की वजह से होता है। तो ईएमएफ असल में कॉज है, जबकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक इफेक्ट है ना, मतलब सेल का जो सेल की वजह से जो चीजें पैदा हो रही हैं, करंट पैदा हो रहा है, वोल्टेज पैदा हो रहा है, तो उनमें से ही एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक इफेक्ट है जो पैदा हो रहा है, और ईएमएफ है कॉज जो पैदा कर रहा है। तो ईएमएफ में लिखिए इट इज अ कॉज, ईएमएफ में लिखिए इट इज अ कॉज, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना इट इज एन इफेक्ट, इट इज एन इफेक्ट। ठीक है, एक मिनट और उसमें देखो क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, a high tension supply, क्वेश्चन लिखेंगे a high tension supply, ब्रैकेट में लिखिए नियरली 6 किलो वोल्ट, a high tension supply ब्रैकेट में लिखिए नियरली 6 किलो वोल्ट, ब्रैकेट बंद करके must have a high internal resistance, must have a high internal resistance, why, must have a high internal resistance, why, बताइए जरा। जितनी भी हाई टेंशन सप्लाई होती है, हाई टेंशन सप्लाई मतलब कुछ ऐसी बैटरीज होती हैं जिनमें से जो वोल्टेज पैदा होती है वो काफी ज्यादा पैदा होती है। जैसे आजकल जो इलेक्ट्रिक कारों में जो बैटरीज लगती हैं, तो वो हमारे घर में नॉर्मल यूज होने वाली जो इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं उनसे काफी हद तक अलग होती है। कि जो कार में बैटरीज यूज होती हैं, या आपको इलेक्ट्रिक ट्रक्स भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेस भी आ रही हैं, तो उनमें जो बैटरीज इस्तेमाल होती हैं वो हाई टेंशन बैटरीज कहलाती हैं। हाई टेंशन का मतलब ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई टेंशन नाम की फोर्स लगती है, नहीं। हाई टेंशन सप्लाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा वोल्टेज पैदा करते हैं, लगभग कितनी, ब्रैकेट में लिखा हुआ देखो 6 किलो वोल्ट, लगभग इतनी वोल्टेज पैदा करते हैं। तो सवाल ये कह रहा है कि जितनी भी हाई टेंशन सप्लाई होती है, मतलब जो ऐसी वाली बैटरी होती हैं जो हाई वोल्टेज पैदा करती हैं, उनमें हाई इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों होना चाहिए? ऐसी बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा हाई क्यों होना चाहिए, बताओ। जिन बैटरीज का काम हाई वोल्टेज पैदा करना होता है वो बैटरीज हाई इंटरनल रेजिस्टेंस की क्यों होनी चाहिए? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोलो। स्कूल में पढ़ लिया, ये चैप्टर पढ़ लिया होगा स्कूल में, फिर उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। अच्छा चलो बढ़िया। और कोई कहना चाह रहे हैं भाई, आंसर को सही मानो। और कोई कुछ कहना चाह रहा है कि जिन बैटरीज का काम हाई वोल्टेज प्रोवाइड करना होता है उनका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, मेरा सवाल है क्यों? चलो मैं बताता हूं। तुमने कभी शॉर्ट सर्किट का नाम सुना है? तुमने कभी शॉर्ट सर्किट का नाम सुना है? क्या होता है शॉर्ट सर्किट?
दो तारें जब आपस में टच कर जाती हैं आप कहते हैं शॉर्ट सर्किट कहते हैं इसे, पर लिटरली शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है एक हाई वोल्टेज की बॉडी और एक लो वोल्टेज की बॉडी, एक हाई पोटेंशियल की बॉडी और एक लो पोटेंशियल की बॉडी जब आपस में टच होती है तो एनर्जी का सडन फ्लो होता है। और सडन फ्लो ऑफ एनर्जी में क्या होता है, वही जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि भाई लाइट पैदा होती है, हीट पैदा होती है, साउंड पैदा होती है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है ना, उसे शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसी कोई बैटरी है जो कि लगभग 6000 वोल्ट पैदा कर रही है, गलती से बाय मिस्टेक कहो या कुछ भी कहो, गलती से अगर इसके दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट हो गए, गलती से अगर दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट हो गए तो क्या होगा, यहां पे वायर का रेजिस्टेंस तो बहुत लो है, अरे हाँ या ना, वायर का कंडक्टर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो काफी कम होगा। अब रेजिस्टेंस बाबू अगर कम होगा तो करंट क्या होगा, करंट ज्यादा होने से मुसीबत क्या होगी, ये वायर मेल्ट कर जाएगा और वायर मेल्ट करने से क्या होगा, टेंपरेचर बढ़ेगा, जो प्लास्टिक की जैकेट है उसमें आग लग सकती है, मतलब नुकसान हो सकता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के कि अगर मान लो गलती से भी कल को जो बैटरी है वो शॉर्ट सर्किट हो जाए, गलती से बैटरी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो बैटरी में आग ना लगे, तारों में आग ना लगे, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं कि ऐसी बैटरीज का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये काफी हाई रखते हैं, जानबूझ के हाई रखते हैं, ताकि अगर गलती से दोनों वायर आपस में कनेक्ट हो भी जाए, रेजिस्टेंस अगर जीरो हो भी जाए तो करंट हाई ना हो, समझ रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर ऑलरेडी हाई होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर पहले से ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। आप समझ रहे हो मेरी बात, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी लो हो गया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी जीरो हो गया तो भाई करंट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आग लगने का आशंका है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस को हाई रखा जाता है। बात समझ में आ गई, हाँ या ना, शब्दों में लिख लो कि मैं लिखाऊं, जल्दी बोलो, अपना आप लिखोगे, हाँ तो लिखो अलग है, देखो बिकॉज, अच्छा लिखिए बिकॉज if in case circuit is shorted, if in case circuit is shorted, the current drawn from supply, the current drawn from supply remains low and does not cause any damage, and does not cause any damage। लिख लिया, अरे लिख लिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब जो क्वेश्चन है अभी बिल्कुल उसको उल्टा ही है, बिल्कुल उसको उल्टा है। देखो, a low voltage supply from which we require high current, must have low internal resistance, बताइए, लो इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसी बैटरी जिसकी वोल्टेज लो है, अगर इसमें से आपको हाई करंट चाहिए तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? अगर वोल्टेज इसकी लो है और करंट आपको हाई चाहिए तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी लो करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? बताइए। बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है, बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है। पिछली बार वाली वोल्टेज ज्यादा थी तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हाई करना पड़ा था। अब वो कह रहा है कि वोल्टेज कम है और करंट ज्यादा चाहिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस लो करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? बताइए। बस सीधी सी बात है भाई, करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां देखो ना, करंट का फॉर्मूला E अपॉन
R प्लस R होता है, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। अब करंट अगर ज्यादा चाहिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बस। तो लिख लीजिए आंसर इसका, सेंस ऐसे लिखना, सिर्फ ऊपर वाला फॉर्मूला लिखना, सेंस सिर्फ ऊपर वाला फॉर्मूला, कैपिटल I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, सिर्फ ऊपर वाला फॉर्मूला लिखेंगे, कैपिटल I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। लिख लिया, लिख लिया, एक्सरसाइज लिखो। So internal resistance must be low, so internal resistance must be low to obtain large amount of current, to obtain large amount of current। Got it? किया? चलो अब आइए लास्ट टॉपिक पे, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो जाएगा। हेडिंग डालिए लास्ट टॉपिक की, लिखिए ग्रुपिंग ऑफ सेल। लास्ट हेडिंग इस चैप्टर की, ग्रुपिंग ऑफ सेल। आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया ग्रुपिंग ऑफ सेल, पढ़ाया गया, कितने पढ़ाए गए, सीरीज, पैरेलल और एक और पढ़ा है मिक्स ग्रुपिंग, तीनों पढ़ा है। चलो तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए सीरीज। गौर करिएगा जरा, कंसिडर कीजिए कि हमारे पास ढेर सारे आइडेंटिकल सेल हैं। आइडेंटिकल मतलब जो जिनका ईएमएफ सबका सेम है और जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस सबका सेम है। तो सबका ईएमएफ है E, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, सबका ईएमएफ है E, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है R। बोलो हाँ या ना। तो इन सबको हमने कनेक्ट किया हुआ है किसमें, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। और मान लेते हैं कि इसके साथ हमने लगा दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। अरे हाँ या ना। लेट्स से टोटल हमारे पास n सेल्स हैं। कितने सेल्स हैं, n सेल्स। अब सबसे पहली चीज, जो टोटल ईएमएफ होगा वो कितना होगा, जो टोटल ईएमएफ होगा देखो वो कितना होगा। तो ऐसा है कि सीरीज में जो वोल्टेज है ना वो हमेशा ऐड होती है। तो E प्लस E प्लस E प्लस E कितनी बार ऐड करूंगा, बताइए कितनी बार ऐड करूंगा, n टाइम्स ऐड करूंगा, सही कह रहा हूं। तो ऐड करेंगे तो बताओ टोटल ईएमएफ कितना आएगा, Ne के बराबर आएगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, ठीक है। टोटल ईएमएफ मेरा Ne के बराबर आएगा, ठीक। अच्छा अब इंटरनल रेजिस्टेंस देखो, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस का, लेकिन मैं थोड़ा आइडिया देता हूं। सीरीज में रेजिस्टेंस सीधे सीधे ऐड होते थे, याद करो, होते थे। तो बताओ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, R नेट इक्वल टू R प्लस R प्लस R प्लस R कितनी बार ऐड होगा, जल्दी बोलो। n टाइम्स ऐड होगा, कितना आएगा आंसर जल्दी बोलो। R नेट इक्वल टू NR। बहुत बढ़िया। अब सर्किट में टोटल करंट कितना, देखते जाइए। टोटल करंट, करंट का फॉर्मूला इज टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। हाँ ना बोलो। तो ये हो गया ईएमएफ कितना, E नेट, रेजिस्टेंस कितना R प्लस R नेट। तो टोटल ईएमएफ कितना Ne, R प्लस NR। बोलो हाँ या ना। ये आ गया ये आपका करंट का फॉर्मूला। तो सीरीज में ध्यान रखिए ईएमएफ भी ऐड हो जाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएंगे। चलिए फटाफट कॉपी पेस्ट करते रहिए। सीधे एक स्टार पॉइंट भी लिखूंगा मैं कि अगर सेल आइडेंटिकल नहीं होते तो क्या होता।
अगर सेल आइडेंटिकल मतलब एक जैसे नहीं होते तब क्या होगा? ओके बालकों, देखिए सेल चैप्टर वैसे तो तुम्हारा आज कंप्लीट हो गया, लेकिन कल के टेस्ट में मैं तुम्हें सेल नहीं दूंगा। मैंने पहले बता दिया क्योंकि तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा आज रिवाइज करने से। हालांकि वो तो मैं भी जानता हूँ कि तुम्हें पीछे भी रिवाइज नहीं किया होगा, वो भी तुम आज ही करोगे। और भाई इस टेस्ट में कुछ नंबर ले आना था तुमके, कुछ ऐसे नंबर ले आना कि मैं शक्ल दिखाने लायक हूँ ऊपर मतलब मैनेजमेंट तो ऐसे नंबर लिया होगी तो मैं अपनी सैलरी हाइक की बात तो कर सकूँ पर जब भी सैलरी हाइक किया जाता है कहना सर बच्चों के मांग बढ़ाओ, सैलरी बढ़ा दो। आप बताओ क्यों गरीब आदमी के पेट में लात मारो? चलिए भाई लिख लिया? अरे लिख लिया ना? अच्छा सुनो भाई यार जल्दी लिखो यार। हो गया मुन्ना? चलो अब स्टार पॉइंट डालिए इसके नीचे। फॉर नॉन आइडेंटिकल सेल्स, मान लेते हैं कि अगर हमारे पास दो नॉन आइडेंटिकल सेल होते हैं सॉरी नॉन आइडेंटिकल मतलब दो ऐसे सेल होते जिनके ईएमएफ भी अलग अलग हैं और जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग है। तो सपोज कीजिए जैसे हमारे पास ये दो सेल हैं, एक का ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, दूसरे का ईएमएफ है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। इनको पहले हमने लगा रखा है देखो ऐसे सेम ऑर्डर में, और दूसरा हमने इनको लगा रखा है अपोजिट ऑर्डर में। फर्क समझ में आ रहा? सेम ऑर्डर कौन सा है, अपोजिट ऑर्डर कौन सा है? इस वाले को हम लोग कहते हैं सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब जिसमें दोनों सेल का करंट एक ही डायरेक्शन में होता है, दोनों सेल का करंट एक ही डायरेक्शन में होता है, उसे बोलते हैं सेम ऑर्डर। और अपोजिट ऑर्डर तब होता है जब दोनों सेल का करंट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसे कहते हैं अपोजिट ऑर्डर। तो ये सेम ऑर्डर है और वो क्या है, अपोजिट ऑर्डर। अब फर्क समझिएगा, फर्क क्या पड़ेगा। तो पहले केस में यहां जो ईएमएफ होगा वो होगा E1 प्लस E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2। सेम ऑर्डर में थे इसलिए ईएमएफ भी प्लस हो गया और इंटरनल रेजिस्टेंस भी प्लस हो गया। पर अपोजिट ऑर्डर में ईएमएफ हो जाएगा हमारा माइनस, क्योंकि दोनों सेल एक दूसरे के कैसे लगे हैं, अपोजिट लगे हैं, E1 माइनस E2। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा जल्दी बोलो? R1 प्लस की माइनस? प्लस क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, रेजिस्टेंस पे माइनस लिखा है। समझ रहे हो? सेल को चाहे तुम सीधा लगाओ चाहे तुम सेल को उल्टा लगाओ, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन ईएमएफ की होती है, प्लस माइनस की डायरेक्शन उसकी होती है, रेजिस्टेंस में कोई प्लस माइनस नहीं होता। चलिए नॉन आइडेंटिकल सेल के लिए ये कहानी है।
अगर सेल सेम डायरेक्शन में होंगे तो ईएमएफ ऐड करना, सेल अपोजिट ऑर्डर में होंगे तो ईएमएफ माइनस करना, पर इंटरनल रेजिस्टेंस तो हर हालत में ऐड होगा, चाहे सेल को तुम जैसे मर्जी लगाओ। चलिए ये हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आगे बढ़ेंगे सेकंड नंबर पे पैरेलल। हो गया भाई? चलिए बी बॉन्ड लिखे पैरेलल। अब अगर यहां पे सेल को पैरेलल में कनेक्ट करते तब क्या आंसर होगा? बी बॉन्ड लिखे पैरेलल। तो सपोज कीजिए कि फिर से हमारे पास देखिए आइडेंटिकल सेल्स हो गए, फिर से हमारे पास आइडेंटिकल सेल्स हो गए, लेकिन अब की बार ये सारे आइडेंटिकल सेल एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। ठीक है जी? तो ये ईएमएफ हो गया ई इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ईएमएफ हो गया ई इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ईएमएफ हो गया ई इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया आर, और ऐसे कुल जमा हमारे पास m सेल्स हैं। कितने सेल्स हैं? m सेल्स हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज, जो टोटल ईएमएफ होगा, क्योंकि ऐसा है कि पैरेलल में ना वोल्टेज कभी ऐड नहीं होती, पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम रहती है। तो देखो इसकी वोल्टेज ई, इसकी वोल्टेज ई, इसकी वोल्टेज ई, इसकी वोल्टेज ई, टोटल की वोल्टेज कितनी? ई रहेगी। तो नेट वोल्टेज है, नेट ईएमएफ है कैपिटल ई। अच्छा, अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो 1/r नेट इक्वल टू 1/r 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 कितनी बार? m टाइम्स। कोई मुझे बताएगा मैंने ऐसे ही क्यों करा? क्योंकि पैरेलल में अपॉन करके ऐड होते हैं, है ना? तो देखिए 1/r नेट, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया? m/r। तो r नेट इज इक्वल टू कितना आ गया? r/m। बात समझ में आ गई? ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया टोटल, और ये आपकी आ गई टोटल ईएमएफ। अब करंट निकालेंगे, तो करंट का फॉर्मूला टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो कैपिटल ई ऐसी रहेगा, कैपिटल आर ऐसी रहेगा, r/m ऐसी रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, आंसर आएगा me/mr प्लस स्मॉल। ठीक है जी? तो ये आ गया आपका करंट का फॉर्मूला। तो पिछली बार जैसे ही फॉर्मूला है, बस क्या फर्क है कि पिछली बार जो नंबर था वो r के साथ मल्टीप्लाई था, छोटे r के साथ मल्टीप्लाई था, और अब की बार जो नंबर है सेल का वो कैपिटल R के साथ मल्टीप्लाई है। तो बस पिछले और इस अब के फॉर्मूले में ये छोटा सा फर्क आपका रहेगा। हो गया जी?
डन। चलिए स्टार पर डालिए, लिखिए फॉर नॉन आइडेंटिकल सेल्स, फॉर नॉन आइडेंटिकल सेल। ध्यान दें, अब सपोज कीजिए कि हमारे पास ये दो नॉन आइडेंटिकल सेल हैं, मतलब दो ऐसे सेल हैं जिनके ईएमएफ अलग अलग हैं और जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग हैं। तो ऐसे दो सेल को अगर आपस में पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो देखो क्या होगा। इनका जो नेट ईएमएफ होगा, बड़ा अजीब सा फॉर्मूला लेकिन याद करना पड़ेगा, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। अगला चैप्टर जो हमारा है किरचॉफ्स लॉ वाला, उसमें हम इसे डिराइव भी करेंगे कि कहां से आया। ये है नेट ईएमएफ का फॉर्मूला और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बस इसको भी फॉर्मूले के तौर पे लिख लीजिए, इसका भी कोई खास हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे नहीं, ठीक है। इसको भी आप फॉर्मूले के तौर पे लिख लीजिए, अब इसका हम फिलहाल कोई खास इस्तेमाल नहीं करेंगे। हो गया मुन्ना, बढ़े आगे। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग। अच्छा अब देखो मिक्स ग्रुपिंग में क्या होगा। इसमें हमारे पास सेल्स सीरीज में भी कनेक्टेड होंगे और पैरेलल में भी कनेक्टेड होंगे। इसमें हमारे पास सेल्स सीरीज में भी कनेक्टेड होंगे और पैरेलल में भी कनेक्टेड होंगे। ठीक है जी, अरे हाँ या ना। तो मान लीजिए सारे सेल आइडेंटिकल है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, सबके साथ नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप समझ जाना सबके साथ वही है, E, R, E, R, E, R, वो सबके साथ है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा लेकिन, ठीक है जी। तो ऐसे मान लेते हैं टोटल n सेल्स हैं एक रो के अंदर, एक रो में कितने सेल हैं टोटल? n सेल्स हैं, और ऐसी कुल जमा हमारे पास m रोज हैं। ऐसे हमारे पास कुल जमा कितनी रोज हैं? m रोज हैं, ठीक है जी। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R होते हैं, बात समझ में आ गई? हाँ या ना, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या बताना है? आपको कोई टोटल ईएमएफ बताना है और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। तो देखो पहले, सबसे पहले टोटल ईएमएफ ऑफ ईच रो, हर रो का ईएमएफ कितना होगा? E प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, कितना? एनी। एक बार पहले कर रखा है इसलिए बार बार नहीं करूंगा, ठीक है। हर एक रो का इंटरनल ईएमएफ कितना? एनी। अब एनी 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 पैरेलल में लगे हैं, टोटल ईएमएफ इज अब एनी 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 पैरेलल में लगे हैं, टोटल कितना? एनी तो होगा, अरे पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो टोटल वोल्टेज में कितनी होगी? टोटल ईएमएफ कितना होगा? एनी के बराबर, ठीक। अच्छा अब देखिए
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो, हर एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा देखो बताओ, आर 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 कितनी बार, एन बार, कितना एन आर, ठीक है जी। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कितना होगा, आर नेट इक्वल टू 1 अपॉन एन आर, 1 अपॉन एन आर, 1 अपॉन एन आर, कितनी बार, एम बार होगा, तो 1 अपॉन आर नेट कितना होगा जल्दी बोलो, एम अपॉन एन आर, तो आर नेट कितना होगा जल्दी बोलो, एन आर अपॉन एम। बात समझ में आ गई। करंट का फॉर्मूला टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ कितना हो गया, एनई, टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, आर नेट हो गया एन आर अपॉन एम, ठीक है जी। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। चलो ये हो गया जी टोटल करंट, और ये हो गया आपकी फिक्स लूपिंग सब। अब कौन सी चीज का इस्तेमाल करानी है, बस इसके बारे में क्या लिखा दो और इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया। कल तो हमारा टेस्ट है, सैटरडे को हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और सैटरडे को न्यूमेरिकल करके सैटरडे से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट्स। लिख लिया बच्चों, लिख लिया, चलो एक आप लोग लिख लूंगा, टाइम लगेगा बस हमारे के लिए लगे तो वो करेंगे सैटरडे और कल है टेस्ट। टेस्ट का टॉपिक मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी तक है, पावर और एनर्जी तक है बस, ठीक है जी। सिर्फ पावर और एनर्जी में पढ़ के आ जाना, पावर और एनर्जी तक है।